नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे रक्त और उसकी संरचना से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चंस होंगे और इसमें हम जानेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। वैसे अगर आप लोगों ने ब्लड चैप्टर पूरा कंप्लीट नहीं देखा है, उसके मैंने लगभग 7 पार्ट्स बनाए हैं, तो आप लोग ज़रूर जाएं और जाकर के प्लेलिस्ट में उसको ज़रूर देखें। ठीक है, आप जाएंगे और उसको प्लेलिस्ट में ज़रूर ढूंढें। आपको 7 पार्ट्स मिलेंगे, यानी पूरा जितना ब्लड है, जो भी रक्त का और उसकी संरचना है, जो भी उसके रोग हैं, जो रक्त की कमी से रोग होते हैं, वो सारे कवर किए गए हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको कंप्लीट पूरा कोर्स मिले ब्लड का एटलीस्ट, तो आप लोग जाकर के उसको ज़रूर देखें और उसके बाद में फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम करते रहेंगे। तो आज ये पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन का ये वीडियो है और इसमें हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि रुधिर आधान में कौन सा रुधिर सर्वग्राही होता है, यानी जब भी किसी को ब्लड डोनेट करते हैं तो उस प्रक्रिया में कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा होता है जो सबका ब्लड ले सकता है। ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी या फिर ओ। आप लोग तुरंत कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा होगा जो सर्वग्राही होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन और भी बन सकता है कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप होता है जो सर्वदाता होता है। तो हम एक क्वेश्चन से इन दोनों प्रश्नों की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, जब भी हम बात करते हैं सर्वग्राही की, अगर कोई ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सर्वग्राही है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है या फिर सर्वदाता है, ठीक है, सर्वदाता है, तो सर्वग्राही की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए बी जो होता है वो सर्वग्राही होता है और ब्लड ग्रुप जो ओ होता है वो क्या होता है, सर्वदाता होता है। अब ये कैसे होता है, इसके वीडियोस पीछे पूरे सिलेबस बाय सिलेबस बने हुए हैं और उसमें एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को कवर किया गया है। तो आप लोग वहाँ पे ज़रूर जाके देखिएगा उन प्लेलिस्ट में, उन वीडियोज़ को। फिलहाल यहाँ पे हम समझते हैं शॉर्ट में कि किस तरीके से सर्वग्राही सर्वदाता होता है। देखिए, हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है, मान लीजिए अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का ब्लड ग्रुप बी है या किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक है, या किसी का ओ है। ए की अगर हम बात करेंगे तो ए वाले के ब्लड में जो उसका जो प्रतिजन होता है, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर कुछ एंटीजेंस होते हैं और कुछ एंटीबॉडी होती हैं। तो अगर हम बात करें कि जो ब्लड ग्रुप ए होगा, रक्त वर्ग ए होगा, उसका प्रतिजन यानी उसका एंटीजन क्या होगा, तो वो ए होता है। बी का अगर बात करेंगे कि ब्लड ग्रुप बी का जो एंटीजन होगा, प्रतिजन, वो बी होता है। ए बी की अगर बात करें तो ए बी, इसका मतलब इसके पास ए भी होगा और इसके पास बी भी होगा। तो ए बी के पास में जो एंटीजन होते हैं वो ए और बी दोनों होते हैं। ओ की अगर बात करें तो ओ के पास में एंटीजन ए बी ये नहीं होता है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे इसके पास में कोई एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि एंटीबॉडी की, कि इनका प्रतिरक्षा, इनका जो प्रतिरक्षी होगी वो कौन कौन सी होगी, तो इसमें रिवर्स होता है। यानी अगर एंटीजन यानी अगर प्रतिजन ए है तो उसकी जो प्रतिरक्षी है वो बी होगी, तो ए की क्या होगी, बी होगी, जिसको हम छोटे यानी स्मॉल लेटर में डिनोट करते हैं, इंगित करते हैं। बी की अगर हम बात करेंगे तो बी में इसका जो प्रतिजन बी है तो इसका प्रतिरक्षी क्या होगी, वो ए होगी। और अगर ए बी की बात करें तो ए बी का एंटीजन ए बी होता है, लेकिन इसके पास कोई भी एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी नहीं होती है, तो यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे, कोई नहीं होता है। ठीक है, और ओ की अगर बात करें तो इसका ए और बी दोनों होता है एंटीबॉडी। अब यहाँ पे आप लोग देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि रुधिर आधान में कौन सा रुधिर सर्वग्राही होता है, तो सर्वग्राही पूछा गया है। अब ये सर्वग्राही क्यों होता है, अब देखिए ए बी के पास में कोई भी एंटीबॉडी, कोई भी प्रतिरक्षी नहीं होती है। ठीक है, एंटीबॉडी क्या करते हैं, हमारे शरीर में रक्षा करते हैं, यानी प्रतिरक्षी हमारे बॉडी के लिए वो बहुत ही यूजफुल होते हैं और वो हमारी बॉडी की रक्षा करते हैं। जब भी कोई हमारी बॉडी में ऐसा एंटीजन आएगा, ऐसा प्रतिजन आएगा, ऐसी प्रोटीन आएगी या ऐसा कोई बैक्टीरिया आएगा जो हमारी बॉडी में पहले नहीं था, बाद में वो आएगा, तो वो बॉडी के अंदर कुछ हानिकारक चीज को कॉज करेगा, कुछ हानिकारक चीज उत्पन्न करेगा। तो उसी से बचाव के लिए शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं
और इस केस में क्या होगा, जैसे मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए बी है, अगर कोई व्यक्ति अपना ब्लड किसी ए बी वाले को देता है तो उस केस में क्या होगा, इसके पास में एंटीजन तो है लेकिन यहाँ पे कोई देता, जैसे मान लीजिए सपोज ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए अपना ब्लड ए बी वाले को दे रहा है, तो जब अपना ब्लड ये देगा इसको तो साथ में एंटीजन भी देगा, क्योंकि ए के पास में एंटीजन ए होता है तो साथ में अपना एंटीजन भी ए इसको देगा। अब क्योंकि इसके पास में एंटीजन ए है तो ये दोनों मैच कर गए, ए और ए मैच हो गया तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अब प्रॉब्लम बी वाला जो है वो उत्पन्न कर सकता है, लेकिन इसके पास में एंटीबॉडी होती नहीं है, एंटीबॉडी नहीं होती, इसीलिए ये हर एक ब्लड ग्रुप का ब्लड ले सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके पास में एंटीबॉडी नहीं होती है। तो आप इसको जरूर ध्यान रखेंगे। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि भाई आखिरकार ए बी सर्वग्राही क्यों होता है, तो आप लोग बोलेंगे क्योंकि ए बी जो होता है रक्त वर्ग, उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, वो कोई एंटीबॉडी नहीं बनाता है, इसीलिए उसको सर्वग्राही कहते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए कि रुधिर आधान में, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, ए बी हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहाँ पे इसको बना देता हूं और रुधिर आधान में कौन सा रुधिर सर्वग्राही की जगह मैं लिख देता हूं सर्वदाता होता है, ठीक है, सर्वदाता, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वदाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कैसे हो जाएगा जरा इसको समझिए। जो रक्त वर्ग हमारा ओ होता है, ओ के पास अभी हमने क्या देखा था कि ओ वाले के पास में कोई भी एंटीजन, कोई भी प्रतिजन नहीं होता है, यहाँ पे होता ही नहीं है। तो जब भी कभी भी अगर मान लीजिए ये ओ वाला कोई व्यक्ति है, अगर ओ वाला व्यक्ति किसी ए वाले को अपना ब्लड देगा, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई ओ वाला व्यक्ति किसी ए वाले को ब्लड देगा तो ओ वाला साथ में अपना एंटीजन भी उसको देता, लेकिन उसके पास में एंटीजन होता नहीं है, तो इस वजह से क्या होगा, ओ वाला इजीली उसको ब्लड दे देगा। वहीं पे अगर बी वाले को देगा तब भी एंटीजन देगा, लेकिन एंटीजन इसके पास होता नहीं है तो इजीली बी वाले को दे देगा, इसीलिए इसके पास में एंटीजन नहीं होता है, इसीलिए ये सबको ब्लड दे सकता है। और ए बी के पास में एंटीबॉडी नहीं बनते हैं, इसीलिए सबका ब्लड ले सकता है। तो आप लोगों ने इन 2 क्वेश्चंस को आई थिंक अच्छी तरीके से समझा होगा, और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है तो आप लोग इसको इजीली टैकल कर पाएंगे, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप ए बी और ओ, इसका मैंने पूरा यहाँ पे समझाया हुआ है, आप लोग इसको 1 या 2 बार पीछे रिवाइंड करके बैक करके जरूर सुनिएगा, देखिएगा आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, शरीर में आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को कौन सी रुधिर कणिकाएं नष्ट करती हैं, यानी वो कौन से ब्लड सेल्स हैं, ब्लड कॉर्पसेल्स हैं जो हमारे बॉडी में आए हुए हानिकारक बैक्टीरिया वायरस को नष्ट करती हैं, मार डालती हैं। अब यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं, इन्हें हम WBC कहते हैं। उसके बाद में दिया गया है लाल रक्त कणिकाएं, इन्हें हम RBC कहते हैं। ये WBC होते हैं और ये होते हैं RBC। और फिर है प्लेटलेट्स, और उसके बाद में हीमोग्लोबिन। अगर आप लोगों ने WBC को सही तरीके से पढ़ा है, स्टडी करी है, तो आप लोग इसका आंसर चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। जैसे तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर आपको क्या लगता है, इसका आंसर क्या सही होगा। जिस तरीके से हमारे इंडिया में जो हमारे बॉर्डर्स हैं, जो सीमाएं हैं, वहाँ पे जो हमारी आर्मी है, जिस तरीके से आर्मी वहाँ पे मुस्तैद है, अपना कार्य कर रही है, भारत की तरफ बढ़ने वाले प्रत्येक गलत हरकत को, प्रत्येक गलत कदम को हमारी आर्मी मुस्तैदी से सामना करती है, उसको आतंकवादियों को मार डालती है, और ये अच्छा भी है। उसी प्रकार हमारे बॉडी में जो WBC होते हैं वो बिल्कुल सेम कार्य करते हैं जिस तरीके से हमारी आर्मी कार्य करती है, ठीक है। क्या करती है वो WBC जो होते हैं वो मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। ऐसा हमने पूरा पढ़ाया हुआ है, पहले से वीडियोस पढ़े हुए हैं, आप लोग ज़रूर देखिएगा। देखिए हमारी कोशिश रहती है कि हम इस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए गए हैं केवल उन तक सीमित ना रहें। ऐसा नहीं कि हम केवल क्वेश्चन को पढ़ें और उसमें से ऑप्शंस को सही को टिक करके आगे बढ़ जाएं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्वेश्चन केवल 1 मिनट के अंदर ही वो खत्म हो जाएगा और उससे आप कुछ सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो सीखने के पर्पस के लिए मैं क्वेश्चन के सभी ऑप्शंस को
जितना पॉसिबल हो पाएगा उतना उसको मैं डिस्क्राइब करूंगा, ताकि आपके दिमाग के अंदर एक व्यू डेवलप हो, आप उसको सीखें। और यदि कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो इससे अतिरिक्त है, तब भी आप इसकी नॉलेज से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको हम एक्स्ट्रा जानकारी भी दें जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगी। तो जिस तरीके से हमारी जो आर्मी होती है, जो हमारे भारत पे जो कार्य करती है, भारत की रक्षा करती है, उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर जो WBC होते हैं वो लड़ते हैं हानिकारक पार्टिकल से, हानिकारक कणों से, और हमारे बॉडी की सुरक्षा करते हैं। WBC 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बेसोफिल, यूसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स। तो 5 प्रकार के WBC होते हैं और वो हमारी बॉडी में एज ए सोल्जर्स, सिपाही की तरह काम करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBC। बेसिकली होता क्या है, अगर हम थोड़ा सा और बात करें डिटेल में, तो WBC में जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, वो उनमें 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है T, एक होता है B लिम्फोसाइट। जो B वाला होता है ये बेसिकली एंटीबॉडीज को जनरेट करता है, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और एंटीबॉडीज को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षी बोलते हैं। इनको जनरेट करता है और ये आते हैं प्लाज्मा में। ये हमारे ब्लड के जो प्लाज्मा वाला भाग होता है उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एंटीबॉडीज यानी प्रतिरक्षी कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्लाज्मा में पाए जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एंटीबॉडीज कौन सी ब्लड सेल्स, कौन सी रक्त कोशिकाएं बनाती हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से आप कई सारे क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें, अगर हम इसमें से ये क्वेश्चन नंबर 3 है और इस क्वेश्चन को हम क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। कैसे? शरीर में आए हुए, अगर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करूं तो वो इस तरीके से बन सकता है कि इनमें से कौन सी रुधिर कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। इनमें से कौन सी रुधिर कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन को हटा कर यहाँ पे मैं कुछ और सेल्स यानी यहाँ पे लिख दूं प्लाज्मा। क्वेश्चन क्या है? इनमें से किस कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो आपको बताना है कि वो कौन सी कोशिकाएं हैं। क्या वो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, या वो लाल रक्त कोशिकाएं हैं, या फिर प्लेटलेट्स, या फिर प्लाज्मा है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, हीमोग्लोबिन कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा लाल रुधिर कणिकाएं। हमारे शरीर के अंदर जो RBC होते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, उनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है और जब हम सांस लेते हैं तो सांस में हमने O2 को लिया, O2 मतलब ऑक्सीजन को लिया, वो जाकर के हीमोग्लोबिन से जुड़ता है और हमारे पूरी बॉडी में प्रत्येक कोशिका तक पहुंचता है। हमारे शरीर के अंदर प्रत्येक कोशिका को O2 की आवश्यकता होती है। अगर प्रत्येक कोशिका तक O2 नहीं पहुंचेगा तो हमारी सारी सेल्स मर जाएंगी, और अगर ऐसा हुआ तो धीरे धीरे बॉडी खत्म हो जाएगी, बॉडी मर जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लास में जब पढ़ाता हूँ तो ज़रूर बताता हूँ कि शरीर तो मर जाता है, लेकिन जो सोल है, आत्मा है, वो नहीं मरती है। और साइंस की अगर बात करें तो साइंस आत्मा पे शायद विश्वास ना करे, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो विज्ञान से परे हैं, तो उसमें हम सोल को भी देख सकते हैं। फिलहाल सोल को किसने देखा तो नहीं है, लेकिन हम सोल के बारे में जान सकते हैं कि सोल शायद एग्जिस्ट करती हो, शायद आत्मा होती हो। तो गीता में एक श्लोक लिखा हुआ है जो बड़ा ब्यूटीफुल है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग ज़रूर उसको मेरे साथ साथ दोहराएं। वो लिखा हुआ है, नैनम छेदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। यानी इसका भावार्थ जो है, इसका जो अर्थ है, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें। आपके सामने बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि RH कारक है। RH कारक को हम बोलते हैं RH फैक्टर। RH फैक्टर है। RH फैक्टर क्या है? एक एंटीजन है, एक प्रतिजन है, एक अतिशाणु है, एक प्रतिरक्षी है, एक प्लाज्मा है। RH फैक्टर की अगर हम बात करें तो RH फैक्टर को डिस्कवर किया गया था रीशस मंकी में, ठीक है। RH फैक्टर को एक ऐसा फैक्टर है जिसको रीसस मंकी में डिस्कवर किया गया था।
अब क्योंकि रीसस मंकी है तो ये रीसस से केवल RH को ले लिया गया। अगर ऐसा होता कि रीसस से पूरा रीसस ही ले लेते तो यहाँ पे लिखा होता रीसस फैक्टर, रीसस कारक, लेकिन वैज्ञानिकों ने ऐसा नहीं किया। वैज्ञानिकों ने सिर्फ क्या लिया, वैज्ञानिकों ने सिर्फ रीसस में से RH को ले लिया और ये बन गया RH फैक्टर। जब साइंटिस्ट ने इस मंकी के ब्लड में एक विशेष प्रोटीन को देखा तो उसको नाम दे दिया RH एंटीजन, उसको बोला गया RH एंटीजन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम बात करें तो भाई RH कारक क्या है, RH कारक एक एंटीजन है यानी प्रतिजन है। ठीक है, अब देखिए अगर RH कारक हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, अगर आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, अगर आपके बॉडी में RH फैक्टर, RH कारक, RH एंटीजन प्रेजेंट है तो आप लोग RH पॉजिटिव कहलाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे, RH पॉजिटिव बोलेंगे। अगर ये RH एंटीजन हमारे बॉडी में एब्सेंट है, अगर ये अनुपस्थित है तो उसको हम बोलते हैं RH नेगेटिव। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग का ब्लड ग्रुप कैसा है, आप लोग का जो RH फैक्टर है वो क्या है, क्या आपका A पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, या फिर O पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, या फिर B पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, या फिर AB पॉजिटिव कि नेगेटिव है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो इसको भी हमने पूरा अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है और उन सारे वीडियोस की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ताकि वहाँ से आप जाके उनको देख पाएँ, समझ पाएँ। आपके सामने बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, रुधिर का तरल भाग क्या होता है, यानी कौन सा ब्लड का तरल भाग होता है। आपको इसका सही आंसर बताना है। इसको इंग्लिश में अगर हम बात करें तो ब्लड का कौन सा लिक्विड पार्ट होता है। ठीक है, प्लाज्मा है या फिर रुधिर कणिकाएं यानी ब्लड कॉर्पसेल्स या ब्लड सेल्स हैं, या फिर हीमोग्लोबिन है, या फिर लिम्फोसाइट्स है। जैसा अगर आप लोगों ने पूरा ब्लड चैप्टर पढ़ा है तो भाई इसका जो लिम्फोसाइट्स वाला, ये अभी हमने इसको डिस्कस भी किया था, ये एक WBC है। ठीक है, हीमोग्लोबिन कहाँ पे होता है, ये RBC में होता है। और जो रुधिर कणिकाएं हैं वो कौन कौन सी होती हैं, वो RBC होती हैं, WBC होती हैं, ये मूल रूप से कणिकाएं होती हैं। ठीक है, RBC WBC जो होते हैं वो मूल रूप से ब्लड की सेल्स होती है, रक्त की कणिकाएं होती हैं। लेकिन जो प्लेटलेट्स होते हैं, जो बिंबाणु होते हैं, वो मूल रूप से कणिकाएं नहीं होती हैं। ठीक है, लेकिन उनको हम मानते हैं वो फ्रेगमेंट्स होते हैं। और इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, अब हमने 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लिया है, खत्म कर दिया है। अब हमारे पास जो बचा ऑप्शन दैट इज प्लाज्मा। जो प्लाज्मा होता है वो हमारे ब्लड का, हमारे खून का वो तरल भाग होता है। अगर हम बात करें कि भाई हमारे ब्लड में प्लाज्मा कितना होता है, तो जैसे मान लीजिए रक्त अगर 100% है तो उस 100% में से जो प्लाज्मा होगा, इसका प्लाज्मा का लगभग 55 से 60% भाग होता है। यानी पूरे ब्लड का लगभग 55 से 60% भाग क्या होता है, प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा एक प्रकार का तरल भाग होता है जिसके अंदर कई सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन इत्यादि। दूसरा इसका भाग जो होता है उसको बोलते हैं सॉलिड पार्ट, वो ठोस भाग होता है जिसके अंदर RBC और WBC और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। तो आप लोगों ने इसके अतिरिक्त भी थोड़ा समझा है कि किस तरीके से हमारे ब्लड में प्लाज्मा कितना होता है। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा भी गया अलग अलग परीक्षाओं में कि हमारे ब्लड में प्लाज्मा कितना होता है। तो आप लोग क्या करके आएंगे, 55 से 60% हमारे ब्लड में प्लाज्मा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। एक मनुष्य का रक्त वर्ग O है, इसे किस रुधिर का रक्त दिया जा सकता है। यानी अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप O है तो उसको किस व्यक्ति का ब्लड हम डोनेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं A, O, AB और B। तो आप लोग तुरंत कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि इसका आंसर क्या होगा। अगर किसी का ब्लड O है तो उसको कौन कौन अपना ब्लड दे सकता है। O है तो उसको A तो नहीं दे सकता, ठीक है, AB भी नहीं दे सकता, B भी नहीं दे सकता। तो कौन दे सकता है, वो है ओनली O। अगर मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप O है तो मुझे केवल O वाला ही दे सकता है। चलिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन दूसरा फ्रेम करता हूँ। जैसे मान लीजिए एक मनुष्य का, क्वेश्चन नंबर 8 हम यहाँ पे कर लेते हैं।
मान लीजिए एक मनुष्य का रक्त वर्ग O यहाँ पे दिया गया, तो इसको हम कर लेते हैं O पॉजिटिव कर लेते हैं इसको हम, ठीक है, O पॉजिटिव। अगर किसी व्यक्ति का रक्त वर्ग O पॉजिटिव है, इसे किस रुधिर वर्ग का रक्त दिया जा सकता है? अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं? आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं A, O, AB और O। तो यहाँ पे भी थोड़े ऑप्शंस को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम O माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे O पॉजिटिव कर लेते हैं। तो बताओ भाई कि इसका आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करिए, बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अगर किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग O पॉजिटिव है तो उसको हम किसका ब्लड दे सकते हैं? अब यहाँ पे थोड़े आपके पास ऑप्शंस कंफ्यूजिंग हैं कि O भी लिखा हुआ है, O नेगेटिव है, O पॉजिटिव है, A भी है और B भी है। अब देखिए इस केस में क्या होगा? इस केस में O पॉजिटिव अगर है तो इस केस में O नेगेटिव जो होगा वो O पॉजिटिव को ब्लड डोनेट कर लेगा, ठीक है। इस केस में O पॉजिटिव भी O पॉजिटिव को ब्लड डोनेट कर लेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सही होगा। तो यहाँ पे हम सही इसका आंसर कर लेते हैं कि भाई बोथ O नेगेटिव एंड O पॉजिटिव। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस केस में अगर किसी का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है तो उसको O नेगेटिव वाला भी दे देगा, O पॉजिटिव वाला भी दे देगा। तो इसका आंसर सही क्या होगा? डी होगा, बोथ O नेगेटिव एंड पॉजिटिव। चलिए थोड़ा इसको और हम मॉडिफाई करते हैं। इस क्वेश्चन को हम क्वेश्चन 9 बनाते हैं और समझते हैं। एक मनुष्य का रक्त वर्ग, अगर मैं यहाँ पे O पॉजिटिव को हटा के लिख देता हूँ O नेगेटिव है, ठीक है। एक मनुष्य का रक्त वर्ग O नेगेटिव है तो उस O नेगेटिव को कौन कौन अपना ब्लड दे देगा? तो आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइए कि भाई इस केस में अब क्या होगा, अब इसको कौन कौन अपना ब्लड दे देगा। आप लोग तुरंत कमेंट करके ऑप्शन जो है वो तुरंत बताइए। तो आपके पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं? ए है, बी O नेगेटिव, सी O पॉजिटिव, डी दोनों। क्या इस केस में भी इसका आंसर डी सही होगा या फिर इसका आंसर कोई एक होगा, O पॉजिटिव या नेगेटिव? अब इस केस में थोड़ा सा आप फंसेंगे। अगर आपको RH फैक्टर कंप्लीट नहीं पता है तो आप लोग जरूर थोड़ा इसमें गलत टिक करके आएंगे। लेकिन अगर आपको एक चीज पता है, वो क्या पता है कि भाई O नेगेटिव जो होता है दैट इज यूनिवर्सल डोनर। क्या होता है? इसको हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। यानी O नेगेटिव हर एक व्यक्ति को ब्लड दे सकता है, वेदर चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो इसका आंसर सही क्या होगा? बी होगा, O नेगेटिव, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को एंजॉय किया होगा और समझा होगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और हाँ, मेरा एक पर्सनल यूट्यूब चैनल है ऑफिशियल, तो आप लोग सर्च करेंगे यूट्यूब पे अविचल सर के नाम से। अगर आप लोग यूट्यूब पर सर्च करते हैं अविचल सर तो आपको ये चैनल मिलेगा। आप लोग इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे भी आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहेंगे लगातार। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।